हेलो दोस्तों, स्टडी विद राजपुताना में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए टॉप 30 क्वेश्चन पॉलिटी के सीईटी और रीट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। यानी कि जो भारत का जो संविधान है वो सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो वो किस अधिकार के तहत उसको विवाद का निपटारा करता है। अपीलीय न्यायाधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार, सलाहकार न्यायाधिकार या फिर रिट न्यायाधिकार। तो आप लोगों को पता है अपील का मतलब तो हो जाएगा कि कोई अपील करते हुए अगर एक कोर्ट से अपर कोर्ट में जाए, या फिर वास्तविक न्यायाधिकार सलाहकार यानी सलाह दे करके यानी 143 अनुच्छेद का प्रयोग करके, या फिर रिट न्यायाधिकार यानी अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो वास्तविक न्यायाधिकार है उसके तहत वो विवादों को निपटारा करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, यानी कि अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति कभी भी सलाह ले सकता है। और ऑप्शन को और नेक्स्ट है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित, यानी तीन प्रकार से आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352, 356 और 360। 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो ये तीनों सही है बिल्कुल। अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ एवं कार्य, तो ये गलत हो जाएगा। तो अटॉर्नी जनरल की जो शक्तियाँ दी हुई है वो अनुच्छेद 76 और 88 इनमें इनकी शक्तियाँ दे रखी है। तो अटॉर्नी जनरल के मामले में ये गलत हो जाएगा। तो ये तीनों सही है हमारे, 1, 2 और 3। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। सिख, बौद्ध, जैन, फारसी। तो इनमें अल्पसंख्यक को दर्जा किसे किसे मिला हुआ है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि एक होता है बहुसंख्यक और एक होता है अल्पसंख्यक। तो भारत में जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उसके अलावा जितने भी है सारे के सारे अल्पसंख्यक है। तो हिंदू है एक बहुसंख्यक भारत में, उसके अलावा जितने भी है सारे के सारे अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो इसमें सिख, बौद्ध, जैन और पारसी चारों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। ऑप्शन नंबर ए कानून द्वारा संसद, ऑप्शन बी केंद्र सरकार की अधिसूचना, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना या फिर राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में किसी भी प्रकार के निर्णय को सिर्फ और सिर्फ संसद है जो कानून के द्वारा बदल सकती है, चाहे वो जजों की संख्या या फिर क्षेत्राधिकार, किसी को भी लेकर कोई विवाद है तो उसको सिर्फ और सिर्फ संसद ही बदल सकती है कानून बनाकर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या से अधिक ऊपर वाले राज्य में होती है। यानी अगर ऐसी मतलब किसी राज्य की मिनिमम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए कि वहाँ पर 3 प्रणाली वाली पंचायतें बन जाए, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और नगर पालिका वाली। तो ऐसे 3 स्तर अगर ऐसे राज्य में कितनी मिनिमम जनसंख्या होनी चाहिए कि तीनों के तीनों स्तर कायम हो जाए वहाँ पे। तो इसके लिए मिनिमम जनसंख्या 20 लाख या फिर इससे ऊपर होनी चाहिए, तभी उस राज्य में 3 स्तर वाली पंचायत प्रणाली सिस्टम लागू किया जा सकता है। वरना 2 स्तरीय होता है, बीच वाला स्तर को हटा दिया जाता है। इसमें सिर्फ ग्राम पंचायत और नगर पालिका, यह 2 सीधा स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। तो यानी कौन सी अनुसूची है जिसमें किसी भी नए राज्य का गठन या फिर किसी राज्य का नाम बदलना, सीमा विस्तार करना, सीमा को कम करना, सारा कौन सी अनुसूची में दे रखा है। तो हमारी पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1। और अनुच्छेद 1 का
भाग जो पार्ट 2 है उसमें लिखा हुआ है कि संसद कानून बनाकर किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, किसी भी बाहरी क्षेत्रों को अंदर शामिल कर सकती है। तो इसका अनुसूची 1 हो जाएगा। और अनुसूची 1 में अनुच्छेद 1, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन के द्वारा बनाया गया है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 74, 69 या फिर 76। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 69। जो अमेंडमेंट हुआ था इसके तहत जो दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। और ये मैंने अभी बताया था आपको 76 जो है वो अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, उसकी शक्तियों से संबंधित है, संसद की जो शक्तियाँ उससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो जैसा कि हमारे 12 अनुसूचियाँ है, जिसमें अनुसूची जो 6 दी हुई है उसमें 4 राज्यों का नाम लिखा हुआ है, जहाँ पर पंचायती राज की जगह कुछ अलग प्रकार का प्रशासन का सिस्टम होगा जो उनकी संस्कृति से रिलेटेड होता है। और उनके 4 राज्यों के नाम दिए हुए जहाँ पर जनजातियाँ रहती है और उनकी कल्चर के हिसाब से वहाँ पर प्रशासन और नियंत्रण किया जाता है। तो 4 राज्य है असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो आपको इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि लक्षद्वीप और अंडमान। अगर हम लक्षद्वीप को देखें तो लक्षद्वीप के सबसे पास में कौन सा राज्य आता है? केरला। तो लक्षद्वीप होता है केरला हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है लक्षद्वीप। और अंडमान जो होता है वो आता है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लक्षद्वीप आता है केरला हाई कोर्ट के अंतर्गत और अंडमान आता है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत। ये आपको दोनों को कैसे याद रख लेना है, इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी क्या आएगा, कलकत्ता और केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में दी गई है? तो इससे कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक एसटी या फिर जो जनजातीय सीटें है वो सर्वाधिक कहाँ पर बांटी गई है? तो वह हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? यानी किसके पास है किसी राज्यपाल को हटाने की पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा, संसद या इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्यपाल है उसको हटाने का और नियुक्ति देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। उसके अलावा उसको ना तो कोई हटा सकता है ना कोई इसको नियुक्ति दे सकता है। तो अनुच्छेद क्या इसका ऑप्शन नंबर है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है इसकी स्थापना की गई थी मौलिक कर्तव्यों को लागू करने को लेकर के। जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी 1975 में, तो उस टाइम सशस्त्र विद्रोह हो रहे थे पूरे भारत में, असंतोष, आंतरिक अशांति के कारण ये आपात लगा था। तो उस टाइम क्या हुआ कि जनता जो है वो अपने संविधान की बातें भूल के वो विद्रोह कर रही है। तो उस टाइम इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि अपनी जो जनता है वो इतनी क्यों एग्रेसिव हो रही है, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है कि अपने कर्तव्य क्या है, अपने देश में हमें कैसे रहना है। तो उन्होंने समिति गठित करवाई थी स्वर्ण सिंह समिति। और इसने कहा था, मतलब समिति ने कहा था कि जो पब्लिक है उनको उनके कर्तव्य, उनके अधिकार उनको याद दिलवाए जाना चाहिए कि वो कैसे मतलब कैसे अपना योगदान दे सकती है देश में इतनी तोड़ फोड़ करने के बजाय। तो स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि कुछ मौलिक कर्तव्य होने चाहिए जो पब्लिक को दिए जाने चाहिए कि इन कर्तव्यों से वो किस प्रकार से देश की सेवा में अपना योगदान दे सकती है। और इन कर्तव्यों को अलग से एक पार्ट बनाया जाए, अलग से एक चैप्टर बनाया जाए, इनको किसी में भी शामिल नहीं किया जाए। और इसीलिए ये कर्तव्य जोड़े गए थे ताकि कोई भी आगे से सशस्त्र विद्रोह या फिर ऐसे भी
आंदोलन कुछ भी नहीं करा, मतलब उनको अपने कर्तव्य याद रहे कि कैसे अपने इसमें योगदान दे सकते हैं हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया हुआ है? तो लोकसभा में जो एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया हुआ है वो है अनुच्छेद 330, यानी 330 जो अनुच्छेद है उसके तहत एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है लोकसभा में, 330 में लोकसभा। और इसमें दो और अनुच्छेद आगे बढ़ा दिया जाए तो इसमें दिया हुआ है विधानसभा में। विधानसभा में एससी एसटी को जो आरक्षण है वो 332 के तहत दिया जाता है और लोकसभा में 330 के तहत आरक्षण दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 330 लोकसभा और 332 राज्य विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? लद्दाख, कच्छ, बाड़मेर या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वो हो जाएगा लद्दाख, और ये लद्दाख की स्थापना भी हुई है, इसलिए ये नया नया सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर किया गया है। ये क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया होगा आपको। हमको जैसे अल्पसंख्यक जो समुदाय होता है, अल्पसंख्यक संस्थान यानी मुस्लिम्स की जो मदरसे बनाए जाते हैं, तो वो अल्पसंख्यक जो समुदाय होते हैं उनको एक ऐसा अनुच्छेद में पावर दी गई है कि वो आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के क्षेत्राधिकार से बाहर आते हैं। मतलब उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता है आरटीआई लगा के उनके मामले में कि उनकी जो संस्थान है, जो मदरसे है, उनमें कैसी शिक्षा चल रही है, टीचर कौन है, क्या सिस्टम है, तो इसकी कोई भी जानकारी नहीं ले सकता। ये उनको स्पेशल पावर दी हुई है अल्पसंख्यक संस्थानों को। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है उनको? अपने जो शैक्षणिक जो संस्थान है, संस्कृति को बचाने के लिए जो बनाया गया है, तो ये इसके लिए अनुच्छेद 30(1) ये अनुच्छेद जो है ये इनके लिए स्पेशल दिया हुआ है, जो कि इनको आरटीआई के क्षेत्राधिकार से बाहर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 29 क्या कहता है? संस्कृति, अपनी भाषा, लिपि को बचाने का अधिकार है प्रत्येक समुदाय को। अनुच्छेद 16, राज्य में नियोजन की समानता होगी। अनुच्छेद 19 केस क्या है? जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? यानी जो भारत का जो चुनाव आयोग होता है वो किस किस का चुनाव कराता है भारत में, इसको आपको याद रखना है कि ये किस किस का कराता है। देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ये सिर्फ इतने चुनाव कराता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और ये विधानसभा और विधान परिषद, तो ये सिर्फ और सिर्फ इतनों की चुनाव कराता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो नहीं कराता है। इसके लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो उसके द्वारा करवाए जाते हैं ये चुनाव। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सड़क परिवहन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गृह मंत्रालय जो है इसके अंतर्गत आता है ये सीमा प्रबंधन विभाग। संविधान का अनुच्छेद 123 यानी 123 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति के अध्यादेश, चुनाव आयोग या फिर जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद बी, राष्ट्रपति जो अध्यादेश है वो अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो सलाहकार क्षेत्राधिकार है वो हो जाएगा 143, जिसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकता है किसी भी मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? कलकत्ता हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट? तो सबसे बड़ा जो न्यायिक क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद है?
भारत में अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है और इनमें से किस में है किस में नहीं है, तो इसके आपको नाम बता देता हूँ। यूपी, बिहार, दो पास पास के हो गए, यूपी बिहार। दूसरे हो जाएंगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और पाँचवा हो जाएगा कर्नाटक और मुंबई, नहीं मतलब महाराष्ट्र। तो छः कौन से बताए, बिल्कुल पास पास वाली है, सारे दो दो पास पास वाले जोड़े में याद कर सकते हो आप आराम से। यूपी बिहार, यूपी बिहार, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक महाराष्ट्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इनमें से भी आपको छः कौन से है देख लो एक बार। यूपी है, बिहार है, छत्तीसगढ़ नहीं है, जम्मू कश्मीर भी नहीं है। इसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, चार और बाकी रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक और दो उत्तर प्रदेश और बिहार। इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेखित किया गया है? यानी इनमें से कौन सा एक कर है जो संघ सूची में शामिल है, संघ सूची में शामिल है और केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए जाते हैं? इसमें निर्यात कर, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है और संघ सूची का विषय है ये। समाचार पत्रों पर विज्ञापन पर टैक्स, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। बाकी कृषि आय पर टैक्स जो है राज्य सरकार लगाती है और बिजली की खपत ये भी राज्य सरकार के ऊपर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए कर यदि राष्ट्रपति पूरे देश में या किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है? यानी अनुच्छेद 352 है तो उसमें राष्ट्रपति आपातकाल जो लगाता है वो किस स्थिति में लगाता है? 352 के तहत सशस्त्र विद्रोह और एक बाह्य आक्रमण, ये दो कारण है सिर्फ इसमें। सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण या आंतरिक आक्रमण जो भी है, इसके आधार पर 352 लगाया जाता है। पहले यह आंतरिक अशांति था जिसको संविधान संशोधन के द्वारा इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। संविधान का मतलब 42 जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया। तो अब ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? यानी जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय संसदीय मंत्री, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री और या फिर प्रधानमंत्री? तो इसका ऑप्शन ए केंद्रीय गृह मंत्री राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिकीय केंद्रीय विधायिका, शक्तियों को अलग अलग करने का सिद्धांत। तो ये सब कहाँ से लिया गया है? तो आप लोगों को याद रखना कि संविधान का लगभग 90% जो भाग है अनुच्छेद क्या भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ये सारे जो भी ये सिस्टम ले रखे वे भी सारे इसी में से ले रखे। अगर आपको ये सारे ऑप्शन भी दे रखे हो तो हमेशा याद रखना 90% जितने भी प्रावधान लिया गए हैं वो सारे 1935 से लिए गए हैं। निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा विधेयक है जिसमें अगर दोनों सदन के बीच अगर कोई गतिरोध हो जाए, यानी कि इसका कोई हल नहीं निकल रहा हो किसी बिल पर, तो उसमें उसका संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि अगर वो उसका अगर कोई सॉल्यूशन निकालना है तो अलग अलग ही होगा, संयुक्त बैठक करके उस बिल को पास नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा विधेयक है? तो इसमें सिर्फ दो विधेयक है, भारत का जो संशोधन विधेयक होता है और एक धन विधेयक। इन दोनों विधेयक के अगर मामले में अगर कोई संशोधन करना हो तो उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान ही नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? फारसी, संस्कृत, नेपाली और कश्मीरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी जो है वो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसे एक विभाग की स्थिति दी गई है, यह प्रधानमंत्री के लिए एक
कर्मचारी एजेंसी है, इसके अंतर्गत कोई भी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय नहीं है, या फिर ये एक असंवैधानिक मतलब ये संवैधानिक संस्था है। तो जो है पीएमओ यानी जो प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, ये एक संवैधानिक संस्था नहीं होती है। बाकी सारे इसके करेक्ट है, खाली यही ये इसमें गलत है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू देखने के लिए।